ओम सलाह बताया था आपको। ओम सलाह में क्या बताया था मैंने कि यदि कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर के लिए हमने क्या किया, फिजिकल कंडीशंस को हमने कांस्टेंट रखा। क्या रखा? जब हमने फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रखा तब उसके जो कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है और जो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, V प्रोपोर्शनल टू I। ये ओम सलाह है। V इक्वल टू I। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और मैंने क्या किया, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, कैपिटल V। क्या? जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, V इक्वल टू ED फॉर्मूला था, V इक्वल टू EL। हुआ या नहीं हुआ? एक हमने बताया था करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब बताया था हमने, करंट पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला था J इक्वल टू I अपॉन A। याद है? I इक्वल टू JA। हुआ? मैंने V की वैल्यू कैलकुलेट की, I की वैल्यू कैलकुलेट की, R की वैल्यू। रेजिस्टेंस कितना था? रो L अपॉन A। भाई रो इक्वल टू क्या था? RA अपॉन L। रो इज इक्वल टू RA अपॉन L, R इक्वल टू रो L अपॉन। अगर ये तीनों वैल्यूज मैं ओम सलाह में रख दूं क्या हो जाएगा? ऊपर देख लेते हैं। V की वैल्यू EL, I की वैल्यू JA, R की वैल्यू रो L अपॉन A। ये कैंसिल आउट हो गया, L कैंसिल आउट हो गया, क्या बचता है? A इक्वल टू 0 और J इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू E। और 1 अपॉन रो इस होता है कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से। देन J इक्वल टू, ठीक, J इक्वल टू सिग्मा E। ओम्स लॉ का ही दूसरा रूप है। बात समझ में आई आपको? नहीं है? ओम्स लॉ का ही क्या है? ओम्स लॉ आपने पढ़ा, क्या था ओम्स लॉ? ओम्स लॉ था यदि कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर के लिए हमने क्या किया, जितनी भी फिजिकल कंडीशंस थी उन सबको कांस्टेंट रखा। कांस्टेंट रखने के बाद यदि हम किसी कंडक्टर के एंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करते हैं उसे यदि हम बढ़ाएं तो कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट भी चेंज होगा और उसी रेशो में बढ़ेगा जिस रेशो में हम इंक्रीज होगा, उसी रेशो में जिस रेशो में हमने पोटेंशियल डिफरेंस हम इंक्रीज कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि V प्रोपोर्शनल टू I होगा। यदि हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पर हमने वोल्टेज डिफरेंस ले लिया और वाई एक्सिस पर करंट, या वाई एक्सिस पर वोल्टेज ले लिया, एक्स एक्सिस पर करंट, है ना? तो ये ग्राफ हमें आया स्ट्रेट लाइन। कैसे लाइन? स्ट्रेट। तो हम ये कहेंगे कि ऐसा सर्किट जिस सर्किट के लिए वोल्टेज डिफरेंस, करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और एक समान रेशो से इनके बीच यदि हम कर्व खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आए, उसका स्लोप, जो ढाल उसका है स्लोप होगा वो कांस्टेंट रहे, तो ऐसे सर्किट को कहा जाता है ओमिक सर्किट। क्या कहा जाता है? ओमिक सर्किट कहा जाता है। ओम के नियम का ये पालन करते हैं, दे ओबे ओम्स लॉ। भाई जो सर्किट ओम्स के नियम का पालन करता है, जो सर्किट ओबे करता है ओम्स लॉ को, वो ओमिक सर्किट। और जो सर्किट ओम्स लॉ का पालन नहीं करता, दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, देन कॉल्ड नॉन ओमिक सर्किट। क्या कहलाते हैं? नॉन ओमिक। दो प्रकार के सर्किट बताए आपको, एक ओमिक और एक क्या?
ओमीय, एक तो ओमीय, इसे बोलेंगे ओमीय परिपथ, इसे अनओमीय। बात समझ में आई आपको? तो ये ओमीय सर्किट, ठीक है। एक बात आती है समझ में हमें, और जिस रेजिस्टेंस को बोला जाता है ओमिक रेजिस्टेंस, एक ओमिक रेजिस्टेंस, क्या कंडक्टर हमेशा ही ओम्स लॉ का पालन करता है? नहीं करता। कोई भी कंडक्टर हमेशा ओम्स लॉ का पालन नहीं करेगा। क्यों? होता क्या है बेटा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब करंट ज्यादा हो जाएगा, सपोज करो करंट ज्यादा हो गया, तो यहां तक तो क्या हुआ, हमने करंट जो है ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, जब करंट ज्यादा होगा कॉलिजन्स बढ़ जाते हैं, टक्कर पड़ जाती है किसके बीच, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्जेस के बीच कॉलिजन्स बढ़ जाते हैं, टक्कर बढ़ जाती है। ठीक, क्या होगा, ये वेरी करने लगेगा। ठीक है, ये क्या है, ये इतना पोर्शन ओमिक है, और ये पोर्शन आगे वाला क्या है, नॉन। बात समझ में आई है ना? लो टेम्परेचर पर कंडक्टर ओमिक होता है, और अगर टेम्परेचर आप बढ़ा देंगे उसका, हाई टेम्परेचर कर देंगे, तो क्या होगा, नॉन ओमिक होता है। ठीक, आपका बल्ब है, उसका फिलामेंट क्या होगा, नॉन ओमिक। क्या है, नॉन ओमिक फिलामेंट, फिलामेंट ऑफ बल्ब। ये कैसा है, फिलामेंट ऑफ बल्ब कैसा है, ये ओमिक है, नॉन ओमिक है, नॉन। सेमी कंडक्टर्स अर्धचालक, ये क्या है, ओमिक होगा, नॉन ओमिक होगा, ये भी नॉन ओमिक। क्या है, नॉन। क्लियर? अगर कोई कहता है आपको कि ओमिक रेजिस्टेंस का एग्जांपल, लो टेम्परेचर पर कोई भी मेटल वायर कंडक्टर वो ओमिक, और हाई टेम्परेचर पर नॉन। और नॉन ओमिक का अदर एग्जांपल डायोड, कौन है, डायोड, सेमीकंडक्टर, और कौन है, फिलामेंट और बल्ब। ऐसे बहुत से हो सकते। और ग्राफ क्या होगा, जिनमें अगर हम क्या करते हैं, वोल्टेज और करंट के बीच ड्रॉ करते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन आया तो ओमिक, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आती है, इस टाइप का आया, कर्व आया, तो क्या होगा, बात क्लियर है आपको? क्लियर हुई नहीं? क्लियर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये दो आपको वर्ड्स पहली बार आप शायद कक्षा 9 में आपने लिया होगा जरूर, वैसे आपको अगर याद हुआ हो। जैसे पीछे भी बताया, आप जो रेजिस्टेंस है किसी वायर का, वो दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो कंडक्टर की लेंथ कितनी है, और एक कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है ना, ये कितना है, और इसकी लेंथ कितनी है। अगर ये कंडक्टर है तो, या सेमी कंडक्टर है, तो जो भी इसका रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर। लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस क्या है, करंट के फ्लो होने में जो अवरोध लगता है उसे तो रेजिस्टेंस कहते हैं। बाधा उत्पन्न होना, क्या हो रहा है, बाधा। अभी अगर कोई बच्चा क्लासरूम के बाहर कोई शोर बच जाए, अभी कोई शायरन बजाए या कोई बात हो जाए, तो क्या होगा, हमारी क्लास में क्या हो गया, हम क्या कहेंगे कि बाधा उत्पन्न हो गई। बाधा मतलब रेजिस्टेंस उत्पन्न हो गया, है ना। किसी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट फ्लो के रास्ते में, उसके मार्ग में, उसके पाथ में जितना अवरोध उत्पन्न होगा उसी को तो क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। ठीक, अगर वायर ज्यादा लंबा है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा उत्पन्न होगा। क्लियर। और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस कम प्रोड्यूस होगा।
क्लियर है ना? प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक और होता है, डिपेंड करता है रो पर। और ये रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक शब्द आया, विशिष्ट शब्द आया, है ना? एक तो सब में आप हमसे कहते हैं कि बच्चों आप हमारे क्लास में बच्चों में गुण क्या है, तो बहुत से गुण आप में कॉमन है। आप सभी वेल ड्रेस्ड हैं, आप सभी क्लास 12th में सेकेंड ईयर साइंस में पढ़ रहे हैं, आप सभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप सभी के कान नाक कान एक जैसे लगभग है, 2 कान सबके हैं, है ना? परंतु ये विशिष्ट गुण क्या होगा? हर बच्चे में एक विशिष्टता होती है। भाई कोई बच्चा न्यूमेरिकल बहुत जल्दी कर देता है, कोई बच्चा थ्योरी बहुत जल्दी याद कर लेता है, कोई एक साथ बच्चा एकदम कुछ कर देता है, तो उसका विशिष्ट गुण हो गया। समझ रहे बात आप? तो ये क्या है? ये विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टिविटी है ये मैटर टू मैटर डिपेंड करती है, ये चेंज नहीं होता, है ना? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? यदि L is equal to 1, A is equal to 1, then rho is equal to R। यानी क्या हुआ? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध उस रेजिस्टेंस के बराबर है, उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बराबर है, इसके जिसकी लेंथ यूनिट हो और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट। ठीक, यदि हम एक ऐसा कंडक्टर लें, यदि हम एक ऐसा कंडक्टर लें जिसकी लेंथ यूनिट है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट है, यूनिट समझ रहे हो ना? लेंथ कितनी? 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना? 1 स्क्वायर मीटर, लेंथ 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तब उसका जितना रेजिस्टेंस होगा उसे उस कंडक्टर के मैटर की, किसकी? मैटर, उसके पदार्थ की क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। बात क्लियर हुआ है नहीं? विशिष्ट प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है? मैटर, है ना? उसकी प्रॉपर्टी पर, एक स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि ये उसका विशेष गुण है। अगर आप ये कहने लगे कि भाई ये बच्चा जो है गॉड गिफ्ट है, ये सबकी मिमिक्री कर लेता है, तो मिमिक्री करना सबके तो बस की बात नहीं है ना, हमारी मेरे बस की बात नहीं है। आप मुझसे कहने लगो कि अमरीश पुरी की आवाज निकाल कर दिखाओ, मेरा नहीं है वो गुण, है ना? अब कोई बच्चा आपका निकालता है तो क्या कहेंगे कि उसकी वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो गई है। समझ में रहे? अब इसका मैं एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ये कहे कि एक चालक है, कंडक्टर है, उसे हमने खींचा और खींचने के बाद उसकी लंबाई हमने 3 गुनी कर दी, रेजिस्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रेजिस्टिविटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? अरे अगर ये सपोज करो तांबे का है, कॉपर है, हमने इसकी लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी, क्या ये कॉपर से सोना हो गया? ये क्या रहेगा? अगर ये कॉपर है तो खींचने के बाद भी कॉपर रहेगा, और ये रेजिस्टिविटी किसका होगा? कॉपर का। तो जितना कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध कह लीजिए या रेजिस्टिविटी कह लीजिए, वो जितना पहले होगा उतना ही बाद में होगा। मेटल थोड़ी बदल गया। अगर ऐसे सोना हुआ करता तो खींच खींच कर तांबे का सोना बना लिया करते घर पर, है? ऐसे ही तो होता। क्लियर है आपको या नहीं है? समझ में आया? तो क्या हुआ? यूनिट क्या होगी इसकी? ओम मीटर। क्या होगा? ओम। विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, सिग्मा कहेंगे इसे, और ये होता है 1/2। क्या होगा? 1/2। मतलब क्या हुआ इस बात का? मैटर की, कंडक्टर की नहीं होती, मैटर की, उसके पदार्थ की होती, है ना? किसी पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसके वितरण को विशिष्ट चालकता कहते हैं। या क्या कहोगे कि जो रेजिस्टिविटी है किसी मैटर की, उसके इनवर्स को क्या कहेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहेंगे, है ना? बात क्लियर हुई या नहीं हुई? है ना? और अगर खाली चालकता कंडक्टिविटी की बात हम करें, कंडक्टिविटी होता है 1/2 रेजिस्टेंस। क्या होता है? 1/2 रेजिस्टेंस, चालकता। कंडक्टिविटी मतलब क्या हुआ? चालकता। क्या होता है? 1/प्रतिरोध। क्योंकि क्लियर है, जितना अवरोध कम होगा क्लास में, उतनी क्लास अच्छी चलेगी या बेकार चलेगी? हम लोग क्या चाहते हैं कि अवरोध कम से कम। कोई आपके परिवार से कोई अवरोध आ जाए, कोई प्रॉब्लम घर पर आ जाए, तो अवरोध ही तो हुआ। तो अवरोध अगर क्या हुआ? अगर रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टिविटी क्या होगी?
ज्यादा हो, तभी तो उसका उल्टा है, तभी तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बात क्लियर है आपको? नहीं। और कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स। क्या होगी? ओम इनवर्स। क्लियर है आपको या नहीं? क्लियर हो गया आपको? एक क्वेश्चन रिपीट करते हैं। कोई वायर है, उस वायर को हमने खींचा और हमने इतना खींच दिया उस वायर को कि उसका जो एरिया था क्रॉस सेक्शन का वो आधा हो गया। रेजिस्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ना लेंथ पर डिपेंड करता है ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। वो किस पर डिपेंड करता है? मैटर पर। और खींचने पर, कंप्रेस करने पर या कुछ करने पर क्या होगा? मैटर चेंज नहीं होगा। हाँ, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अगर लेंथ चेंज करोगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करोगे तब क्या होगा? रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। नहीं होगा। और आपने अगर मैटर ही बदल दिया, भाई कोई मोटर था, सपोज करो वो मोटर खराब हो गया, और मोटर खराब होने के बाद वो मार्केट में मिस्त्री ले गया, है ना, उसने क्या किया? कॉपर वायर निकाल दिया उसका, उसकी जगह एल्यूमिनियम का वायर लगा दिया। क्या उसका कंडक्टिविटी चेंज नहीं हुई? हम लेंगे क्या एल्यूमिनियम का वायर का? हम चाहते क्या है? कॉपर वायर हो, कंडक्टर अच्छा हो, तभी तो हम लेते हैं, है ना। तब तो चेंज होना ही होना है। जैसे करें 3 कंडक्शन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन में जो जो वर्ड्स आपके पास आए हैं, जो जो क्वांटिटी आई है, उनके यूनिट्स की, उनके हम एक समरी कर लेते हैं। उनकी क्या यूनिट्स हैं, क्या डायमेंशंस हैं, एक जगह हो जाएगा। करंट, करंट की जो डायमेंशंस है वो होती है 1, और हम बोलते हैं, का यूनिट बोलते हैं एम्पीयर। पता होगा। चार्ज, आवेश, आवेश को बोलते हैं Q इक्वल टू IT। आवेश का जो यूनिट होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और यूनिट, इसकी डायमेंशन क्या होगी? I की डायमेंशन A और T की डायमेंशन T। क्या आ गया? T। क्लियर है? क्लियर है? चार्ज डेंसिटी, धारा घनत्व, धारा घनत्व, धारा घनत्व होता है J, और J इक्वल टू I अपॉन E। क्या होगा? I अपॉन E। यूनिट क्या होगी? I की यूनिट क्या है? एम्पियर। और A की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। क्लियर है? क्या है? मीटर स्क्वायर। ये तो याद हो गया होगा आपको। डायमेंशन ऑफ J, डायमेंशन ऑफ J, I का होगा एम्पियर, I का यूनिट होगा A का होगा L स्क्वायर। L स्क्वायर ऊपर जाकर क्या होगा? L टू द पावर -2। क्लियर है आपको? क्लियर हो गया ना? एक चैप्टर का पूरा एक साथ आ जाएगा जो जो आपको आया है। आता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बताया गया था V इक्वल टू W अपॉन Q। बताया था हमने। Q की जगह लगा सकते हैं IT। यूनिट होती है वोल्ट, और डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन ऑफ V। वर्क, एनर्जी, वर्क हो, एनर्जी हो, हीट हो, इन सबका जो डायमेंशन था वो क्या था? ml2 t-2। I का होगा A, टाइम का होगा T। ऊपर से असम्बल कर लेंगे ml2 t-3 a-। क्लियर है? ये पोटेंशियल डिफरेंस का आ गया। रेजिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस। देखिएगा ये किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस का। दोबारा समझाए? बोले क्या? दोबारा बता देते हैं। V इक्वल टू W अपॉन Q। कार्य का वर्क का क्या होता है? ml2 t-2। Q का क्या होगा? AT। ऊपर जाकर क्या होगा? ml2 t-3 a-1। ये आया अभी का? नहीं आया? रेजिस्टेंस R, R इक्वल टू क्या होता है?
आर इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, आर इक्वल टू होता है वी अपॉन आई। क्या होता है, आर होता है वी अपॉन आई। तो डायमेंशन क्या होगा आर का, वी का क्या होगा, ये ना ऊपर एम एल टू टी माइनस 3 ए माइनस 1, और आई का क्या होगा, ऊपर जाकर क्या होगा यहाँ एम एल टू टी माइनस 3 ए माइनस, नहीं हुआ, क्लियर। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी के 1 अपॉन रेजिस्टेंस, क्या होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो डायमेंशन ऑफ के क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ के आएगा 1 अपॉन आर की यूनिट, आर का आया है एम एल टू टी माइनस 3 ए माइनस 2, क्या हुआ एम माइनस 1 एल माइनस 2 टी 3, क्लियर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फॉर्मूला था अभी बताया थोड़ी देर पहले, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, देन रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, डायमेंशन ऑफ रो, डायमेंशन ऑफ आर एम एल टू टी माइनस 3 ए माइनस 2 ए एल स्क्वायर एल एल, एक कैंसिल आउट हुआ एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस, क्लियर। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर टू, डायमेंशन ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस एम माइनस 1 एल माइनस 3 3, क्लियर हुआ आपको। तो एक बार ही लगभग जितने भी आपने इसमें पढ़ी राशियां, उन सबका क्या हुआ है, हमने डायमेंशन से एग्जैक्ट कैलकुलेट कर दी। आपने देखा, क्या देखा कि ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आप शुरू से निकालेंगे तो आप इजीली निकाल पाएंगे। रिलेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस सीरीज, ये 3 रेजिस्टेंस हैं। माना रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है और ये R3 है, और ये 2 पॉइंट्स के बीच सीरीज में जुड़े हैं। जैसे कैपेसिटेंस जोड़ा था ना सीरीज में कैपेसिटेंस कैसे जोड़ा था कि पहले की दूसरी प्लेट दूसरे की पहले से जुड़ी थी और दूसरे की दूसरी प्लेट तीसरी की पहले से। इसी प्रकार ये 3 रेजिस्टेंस जुड़े हैं सीरीज में, ठीक। इन 2 पॉइंट्स के बीच बैटरी लगाकर हमने V वोल्टेज डिफरेंस डेवलप किया। ये एंड पॉजिटिव हो गया और ये एंड नेगेटिव, ठीक। आपको जैसे पहले आर्टिकल में बताया कि करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की तरफ, ये करंट फ्लो हुआ। माना सर्किट में आई करंट फ्लो हुआ, कितना करंट, ये वोल्टेज डिफरेंस इन तीनों में बढ़ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब किस प्रकार डिवाइड होगा, इन्हीं के अनुसार डिवाइड होगा। मान लिया R1 के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस V1 है, R2 के एंड्स पर V2 है और R3 में V3 है। अब देखिए यहाँ से करंट I फ्लो हुआ, यही करंट सब में कॉमन है, ठीक। भाई इसी में करंट I है, इसी में भी करंट कौन है, I है, और करंट क्या है I। यानी सीरीज में अगर रेजिस्टेंस जुड़े हैं, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं तो क्या कांस्टेंट होता है, करंट। कांस्टेंट क्या हुआ, करंट। कैपेसिटेंस जब सीरीज में जुड़े थे तब क्या हुआ था, कौन कांस्टेंट था, चार्ज। और करंट क्या है, करंट भी तो चार्ज ही है। फिर करंट क्या है, आवेश के प्रवाह होने की दर, रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, वही तो करंट है। तो सीरीज में क्या कांस्टेंट है, करंट। एक फॉर्मूला ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आपने पढ़ा है और 9th में भी पढ़ा है, V = IR, पढ़ा है ना। वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा R1 के अक्रॉस, V1 = IR, वोल्टेज अक्रॉस R2
V2 by R और R3 V2 by R। ठीक, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन A एंड B क्या है? V है, और ये V किसके इक्वल होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 IR, IR1, IR2, IR। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस, और सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होते हैं? ऐड। और जैसे कैपेसिटेंस में हमने किया था, क्या किया था कैपेसिटेंस में? माना डस्टर कर दो, तो हमने क्या किया था कि अगर रेजिस्टेंस एक जैसे हैं और n रेजिस्टेंस है, कितने रेजिस्टेंस है? n, तो फॉर्मूला क्या बन सकता है सीरीज के लिए? क्या बनेगा सीरीज के लिए? R प्लस R कब तक? n टाइम्स। क्या बनेगा? तो R सीरीज के लिए क्या आ जाएगा? n। बोलो, क्लियर हुआ आपको या नहीं हुआ? क्लियर है आपको? अब इसके अगले पीरियड में हम आपको कैलकुलेट करेंगे पैरेलल के का, पैरेलल ऑर्डर। एक R1, R2 और R3, और ये तीनों रेजिस्टेंसेस क्या है? ये तीनों रेजिस्टेंस दो पॉइंट A और B के बीच पैरेलल ऑर्डर में जुड़े हैं। किसमें जुड़े हैं? पैरेलल। जैसे हमने कैपेसिटेंस को जोड़ा था, कैपेसिटर को जोड़ा था ना, उसमें एक तरफ के जो एंड्स है वो एक तरफ पॉइंट आउट है, और दूसरे जो एंड्स है वो दूसरी तरफ। हमने A और B के बीच V वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई किया। इस वोल्टेज डिफरेंस के कारण I करंट फ्लो हुआ। पॉइंट A पर जाकर यह करंट तीन जगह डिवाइड हो गया, I1, I2 और I3। पैरेलल में पहले बताया था कि पैरेलल में जो वोल्टेज डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है। इन दोनों एंड्स के बीच की वोल्टेज डिफरेंस V होगा, यहाँ पर भी V होगा और यहाँ पे भी होगा। ठीक, सीरीज में क्या परसेंट होता है? करंट, चार्ज, और यहाँ क्या होता है? वोल्टेज डिफरेंस। एक फॉर्मूला ओम्स लॉ पढ़ा था आपने, V इज इक्वल टू IR। क्या है? ओम्स I इज इक्वल टू V अपॉन R। I1 क्या हुआ? V अपॉन R1। I2 क्या हुआ? V अपॉन, और I3 क्या हुआ? V अपॉन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन, then 1 upon R is equal to 1 upon R1 R2। क्लियर? अगर ये n रेजिस्टेंस है, कितना है ये? n रेजिस्टेंस है पैरेलल में, तो क्या आएगा? और इक्वल है, क्या आया? n अपॉन R, और RP इज इक्वल टू क्या आ गया? R अपॉन। क्लियर है आपको? क्लियर हुआ या नहीं हुआ?